दोस्तों नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 में। दोस्तों हम लोग यूपीएससी यानी कि संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित पूर्व वर्षों की प्रश्नों की जो श्रृंखला देख रहे हैं उसके तहत दोस्तों हमारा टॉपिक चल रहा था विविध और करंट से संबंधित प्रश्नों को हम देख रहे थे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें दोस्तों लगभग हमने सभी वर्षों के प्रश्न कंप्लीट कर लिए हैं और लास्ट वर्ष हमारा बचा है वह है 2011 का। ठीक है, तो इस वीडियो में दोस्तों हम 2011 से संबंधित प्रश्नों को देखेंगे और 2011 से संबंधित प्रश्नों को कंप्लीट करने के साथ ही इस वर्ष के सारे प्रश्नों को हम कंप्लीट कर लेंगे और दोस्तों इस पुस्तक को भी हम पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं 2011 में पूछे गए प्रश्नों को। ध्यानपूर्वक देखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए देखते हैं 2011 में हमारे क्या क्या प्रश्न विविध से पूछे गए हैं। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। चलिए पहला प्रश्न पढ़ते हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिए। चलिए देखिए पहला प्रश्न पढ़ेंगे दोस्तों। देखिएगा, कह रहा है कि कार्ल मार्क्स ने दोस्तों संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, फिर से पढ़िएगा कि कार्ल मार्क्स ने दोस्तों संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है। ठीक है, तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर इसका मार्क करेंगे। वह है हमारा क्या, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक है, फिर देखिएगा कि कार्ल मार्क्स ने दोस्तों संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है। तो ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक है, एक बार और पढ़िएगा कि कार्ल मार्क्स ने संघर्ष की प्रक्रिया को निम्नलिखित में से किस सिद्धांत की मदद से समझाया है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। ठीक है, चलिए अब इसकी व्याख्या की तरफ बढ़ेंगे। ऑप्शन डी इस प्रश्न का हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया है। ठीक है, व्याख्या भी इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखते चलिए क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। ठीक है, चलिए व्याख्या को पढ़ते हैं दोस्तों, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि कार्ल मार्क्स ने दोस्तों वर्ग संघर्ष को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से समझाया है। क्या है, फिर पढ़िएगा कि कार्ल मार्क्स ने दोस्तों वर्ग संघर्ष को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से समझाया है। इसके अनुसार दोस्तों समाज में दो समूह हैं, एक वह जो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखता है, हैव्स, और दोस्तों द्वितीय वह जो उत्पादन के साधनों पर कोई अधिकार नहीं रखता है, यानी कि हैव नॉट्स। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि कार्ल मार्क्स ने वर्ग संघर्ष को द्वंद्वात्मक भौतिकवाद से समझाया है। इसके अनुसार दोस्तों समाज में दो समूह हैं, एक वह जो उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण रखता है, यानी कि हैव्स, द्वितीय वह जो उत्पादन के साधनों पर कोई अधिकार नहीं रखता है, यानी कि हैव नॉट्स। ठीक है, तो चलिए पहला पॉइंट देखिएगा। कह रहा है कि मार्क्स का दोस्तों द्वंद्वात्मक भौतिकवाद हेगेल की दार्शनिक विचारधारा और 19वीं शताब्दी के भौतिकवाद के बीच की कड़ी था। ठीक है, उसका निष्कर्ष यह है दोस्तों कि स्वामी और श्रमिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दो विपरीत ध्रुव हैं, जिनके बीच दोस्तों संघर्ष क्या है, अनिवार्य है। ठीक है, फिर पढ़िएगा। कह रहा है कि मार्क्स का द्वंद्वात्मक भौतिकवाद दोस्तों हेगेल की दार्शनिक विचारधारा और 19वीं शताब्दी के भौतिकवाद के बीच की कड़ी था और उसका निष्कर्ष यह है कि स्वामी और श्रमिक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के दो विपरीत ध्रुव हैं, जिनके बीच संघर्ष क्या है, अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा। कह रहा है कि मार्क्स के अनुसार दोस्तों उत्पादन के साधनों का नियंत्रण करता उत्पादन के सभी लाभों को अपने पक्ष में मोड़ लेता है, साथ ही भविष्य में भी उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए वह आर्थिक साधनों के साथ साथ अन्य राजनीतिक सांस्कृतिक साधनों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। ठीक है, फिर देखिएगा कि मार्क्स के अनुसार दोस्तों उत्पादन के साधनों का नियंत्रण करता उत्पादन के सभी लाभों को अपने पक्ष में मोड़ लेता है, साथ ही भविष्य में भी उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण बनाए रखने के लिए वह आर्थिक साधनों के साथ साथ अन्य राजनीतिक सांस्कृतिक साधनों पर नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। कह रहा है दोस्तों कि इस शोषण के कुचक्र को तोड़ने के लिए मार्क्स ने क्रांति द्वारा संघर्ष का नारा दिया तथा संपूर्ण व्यवस्था को पलटने की योजना रखी। ठीक है, फिर देखिएगा कि इस शोषण के कुचक्र को तोड़ने के लिए मार्क्स ने क्रांति द्वारा संघर्ष का नारा दिया तथा दोस्तों संपूर्ण व्यवस्था को पलटने की योजना रखी। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा। उसने कहा कि दोस्तों दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ तथा अपनी दास्ता की जंजीरें तोड़ दो। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि उसने कहा कि दोस्तों दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ तथा अपनी दास्ता की जंजीरें तोड़ दो। ठीक है, तो इस प्रश्न को हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। चलिए दोस्तों अब बढ़ेंगे 2011 में पूछे गए दूसरे प्रश्न की तरफ, देखेंगे क्या कह रहा है। 2011 में पूछा गया हमारा दूसरा प्रश्न, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक पढ़िएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं 2011 में पूछा गया दूसरा प्रश्न, पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा दोस्तों भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय यानी कि नेविगेशन टाइम्स और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय यानी कि नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते हैं। ठीक है,
तो पहला पॉइंट कह रहा दोस्तों कि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जल डमरू मध्य को अधिक गहरा बनाकर, और सेकंड कह रहा है कि सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच का भूसंधि जलडमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर। ठीक है, कह रहा है कि उपर्युक्त में से कौन कौन से कथन हमारे सही हैं। तो बिल्कुल ऑप्शन बी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, यानी कि केवल सेकंड पॉइंट हमारा सही दिया गया है। ठीक है, फिर पढ़िएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा भारत और पूर्वी एशिया के बीच नौ संचालन समय यानी कि नेविगेशन टाइम और दूरी अत्यधिक कम किए जा सकते। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि मलेशिया और इंडोनेशिया के बीच मलक्का जल डमरू मध्य को अधिक गहरा बनाकर, और सेकंड पॉइंट कह रहा है कि सियाम खाड़ी और अंडमान सागर के बीच का भूसंधि जल डमरू मध्य के पार नई नहर खोलकर। ठीक है, तो इसमें केवल ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट हमारा गलत दिया गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, व्याख्या इसकी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या। देखिए, कह रहा दोस्तों हमारा कि मलक्का जल संधि जो है यह मलेशियाई प्रायद्वीप एवं इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है। ठीक है, यह दक्षिण चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ता है तथा मलक्का प्रायद्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करता। वर्तमान समय में भारत एवं पूर्वी एशिया के बीच लगभग दोस्तों 100% व्यापार मलक्का जल संधि से ही होता है। ठीक है, फिर पढ़िएगा। कह रहा है हमारा, देखिए कि मलक्का जल संधि दोस्तों मलेशियाई प्रायद्वीप एवं इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है और यह दक्षिण चीन सागर को अंडमान सागर से जोड़ता है तथा मलक्का प्रायद्वीप को सुमात्रा द्वीप से अलग करता है। वर्तमान समय में भारत एवं पूर्वी एशिया के बीच लगभग दोस्तों 100% व्यापार हमारा मलक्का जल संधि से ही होता है। कह रहा है कि यहाँ से प्रतिवर्ष लगभग 94,000, क्या है, यहाँ से प्रतिवर्ष लगभग 94,000। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है, फिर नेक्स्ट प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं, ध्यानपूर्वक देखते रहिए। 16 जून 2024 को जो हमारी आईएएस प्रीलिम्स की पीटी परीक्षा लगी हुई है उसकी दृष्टि से ये सारे प्रश्न हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, इसलिए ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग देखते चलेंगे, व्याख्या भी हमारी प्रश्न की मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, चलिए देखते हैं इस प्रश्न की आगे क्या व्याख्या दी गई है। सारे प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखते चलें। चलिए बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ। चलिए दोस्तों ध्यानपूर्वक देखिएगा। कह रहा है दोस्तों यहाँ से लगभग 94,000 जलपोतों का परिवहन होता है। ठीक है, फिर कह रहा है कि जो भारत को पूर्वी एशियाई देशों यथा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान इत्यादि से जोड़ता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि मलक्का को अधिक गहरा करने से दूरी एवं नौ संचालन समय में कमी नहीं की जा सकती। अतः कथन फर्स्ट हमारा क्या है, गलत है दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि यहाँ की लगभग 94,000 जलपोतों का परिवहन होता है जो भारत को दोस्तों पूर्वी एशियाई देशों यथा चीन, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान इत्यादि से क्या करता है, जोड़ता है। इस प्रकार स्पष्ट है दोस्तों कि मलक्का को अधिक गहरा करने से दूरी एवं नौ संचालन समय में कमी नहीं की जा सकती। अतः कथन फर्स्ट हमारा क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। कह रहा दोस्तों क्रा भूसंधि मलेशियाई प्रायद्वीप का एक सकरा स्थलीय भाग है। क्या है, क्रा भूसंधि दोस्तों मलेशियाई प्रायद्वीप का एक सकरा स्थलीय भाग है जो म्यांमार एवं थाईलैंड की दक्षिण सीमा पर स्थित है। ठीक है, इसका पश्चिमी किनारा अंडमान सागर तथा पूर्वी किनारा थाईलैंड की खाड़ी से जुड़ा हुआ। यदि यहाँ से नहर निकाली जाती है तो भारत और पूर्वी एशियाई देशों के बीच की दूरी हजारों मील तक कम होने के साथ साथ नौवहन समय में भारी कमी की जा सकती है। अतः कथन सेकंड हमारा क्या है, सही है। फिर से पढ़ेंगे कि क्रा भूसंधि दोस्तों मलेशियाई प्रायद्वीप का क्या है, एक सकरा स्थलीय भाग है जो म्यांमार एवं थाईलैंड की दक्षिणी सीमा पर स्थित है और इसका पश्चिमी किनारा अंडमान सागर तथा पूर्वी किनारा थाईलैंड की खाड़ी से जुड़ा हुआ है। यदि यहाँ से दोस्तों नहर निकाली जाती है तो भारत और पूर्वी एशियाई देशों के बीच की दूरी हजारों मील तक कम होने के साथ साथ नौवहन समय में भारी कमी की जा सकती है। इसलिए कथन सेकंड हमारा क्या है दोस्तों, सही है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि हाल ही में दोस्तों क्रा भूसंधि पर थाई नहर प्रस्तावित की गई है जो दोस्तों क्रा भूसंधि को काटते हुए थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ती है। फिर पढ़िएगा कि हाल ही में दोस्तों क्रा भूसंधि पर थाई नहर प्रस्तावित की गई है जो क्रा भूसंधि को काटते हुए थाईलैंड की खाड़ी को अंडमान सागर से जोड़ती है। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा। सेकंड नंबर प्रश्न की व्याख्या को हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों 2011 में पूछे गए तीसरे नंबर प्रश्न की तरफ, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे प्रश्न ये सारे हमारे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखते रहें। चलिए देखते हैं। कह रहा है कि तेल की दोस्तों वैश्विक कीमतों के संदर्भ में, ठीक है, देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में, पढ़िएगा ध्यानपूर्वक, इंपॉर्टेंट है, देखिए। ठीक है, चलिए देखिए। कह रहा है दोस्तों कि तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में देखिएगा,
ब्रेंट कच्चे तेल का समाचारों में प्रायः दोस्तों उल्लेख आता है, इस पद का दोस्तों क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक देखिएगा। फिर देखिएगा क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल यानी कि ब्रेंट क्रूड ऑयल का समाचारों में प्रायः उल्लेख आता है, इस पद का दोस्तों क्या अभिप्राय है। ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह कच्चे तेल का एक प्रमुख क्या है, वर्गीकरण है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि यह सल्फर मुक्त होता है। ठीक है, फिर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है कि तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में दोस्तों ब्रेंट कच्चे तेल यानी कि ब्रेंट क्रूड ऑयल का समाचारों में प्रायः उल्लेख आता है और इस पद का दोस्तों कह रहा है कि क्या अभिप्राय है। तो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है। सेकेंड कह रहा है दोस्तों कि यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है और थर्ड जो कह रहा है कि यह सल्फर मुक्त होता है। तो थर्ड पॉइंट हमारा दोस्तों याद रखिएगा गलत दिया गया है, जबकि इस संदर्भ में फर्स्ट पॉइंट जो कह रहा है कि यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है, तो यह पॉइंट बिल्कुल सही दिया गया है। और सेकंड पॉइंट जो कह रहा है कि यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है, यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। तो इस प्रश्न के संदर्भ में यह दोनों पॉइंट आप लोग याद रखेंगे। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, एक बार और देखिएगा कि तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल यानी कि ब्रेंट क्रूड ऑयल का समाचारों में प्रायः उल्लेख आता है, इस पद का दोस्तों क्या अभिप्राय है। तो पहला पॉइंट देखिएगा कि यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है और सेकंड कह रहा है कि यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है। तो दोनों ही पॉइंट आप ब्रेंट क्रूड ऑयल के संदर्भ में तैयार रखेंगे या याद रखेंगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा बिल्कुल गलत दिया गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल राइट आंसर दिया गया है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए व्याख्या देखिएगा। व्याख्या एक बार और पढ़ेंगे प्रश्न को, फिर व्याख्या की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल का समाचारों में प्रायः उल्लेख आता है, इस पद का क्या अभिप्राय है। तो इस संदर्भ में देखिएगा, जो पहला पॉइंट कह रहा है कि यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है, यह पॉइंट बिल्कुल सही दिया गया है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि यह उत्तरी सागर से प्राप्त किया जाता है, तो यह भी पॉइंट हमारा बिल्कुल सही है, जबकि थर्ड पॉइंट इस संदर्भ में बिल्कुल गलत दिया गया है। ऑप्शन बी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया। फर्स्ट सेकंड पॉइंट सही है, थर्ड पॉइंट इस संदर्भ में बिल्कुल गलत दिया गया है। व्याख्या इस प्रश्न की इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। देखिए, कह रहा है कि तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में दोस्तों ब्रेंट कच्चे तेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य क्या हैं, निम्नवत हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट कह रहा है कि यह कच्चे तेल का क्या है, एक प्रमुख वर्गीकरण है, जो कि हमारा प्रश्न में भी दिया गया है। सेकंड पॉइंट कह रहा है कि यह वैश्विक बेंचमार्क क्रूड ऑयल है दोस्तों, जो उत्तरी सागर में उत्पादित किया जाता और लंदन में इसका व्यापार किया जाता। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि यह मध्य पूर्व से अधिकांश तेल के मूल्य का निर्धारण करने वाला बेंचमार्क है। फोर्थ पॉइंट कह रहा है कि ब्रेंट क्रूड के भंडार मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका में हैं। फिर कह रहा है दोस्तों कि इसमें सल्फर की मात्रा 0.37% से 0.45% तक होती है, अतः इसे सल्फर मुक्त नहीं कहा जा सकता। फिर पढ़िएगा कि विश्व के 2/3 क्रूड ऑयल के मूल्य के निर्धारण में ब्रेंट क्रूड का योगदान है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की दोस्तों क्या है, स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग 0.835 होती है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़िएगा, कह रहा दोस्तों हमारा कि तेल की वैश्विक कीमतों के संदर्भ में ब्रेंट कच्चे तेल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य निम्नवत दिए गए हैं, उनको ध्यानपूर्वक पढ़िए। देखिए, पहला पॉइंट कह रहा है कि यह कच्चे तेल का एक प्रमुख वर्गीकरण है। सेकेंड पॉइंट कह रहा है कि यह वैश्विक बेंचमार्क क्रूड ऑयल है, जो उत्तरी सागर में उत्पादित किया जाता और लंदन में इसका व्यापार किया जाता। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि यह मध्य पूर्व से अधिकांश तेल के मूल्य का निर्धारण करने वाला बेंचमार्क है। फिर देखिएगा कि ब्रेंट क्रूड के भंडार मध्य पूर्व तथा उत्तरी अफ्रीका में है। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि इसमें दोस्तों सल्फर की मात्रा 0.37% से 0.45% तक होती है, अतः इसे सल्फर मुक्त नहीं कहा जा सकता। फिर पढ़िएगा कि विश्व के 2/3 क्रूड ऑयल के मूल्य के निर्धारण में ब्रेंट क्रूड का योगदान है। और नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है कि ब्रेंट क्रूड ऑयल की स्पेसिफिक ग्रेविटी लगभग 0.835 होती है। तो ब्रेंट क्रूड ऑयल के संदर्भ में ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है आगामी परीक्षा की दृष्टि से भी। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों 2011 में पूछे गए चौथे प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है चौथा प्रश्न। देखिए, कह रहा दोस्तों कि न्यू स्टार्ट संधि यानी कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी समाचारों में रही थी, यह संधि क्या है। ठीक है, फिर देखिएगा, कह रहा है कि न्यू स्टार्ट संधि यानी कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी दोस्तों समाचारों में रही थी, यह संधि क्या है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो ऑप्शन ए हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, इस पॉइंट को याद रखिएगा। क्या दिया गया है देखिएगा, पढ़िएगा। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल इस संदर्भ में सही है। देखिए, कह रहा है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की क्या है दोस्तों, संधि है। फिर पढ़िएगा कि न्यू स्टार्ट संधि यानी कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी समाचारों में रही थी, यह संधि क्या है। तो कह रहा है ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल राइट
कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की क्या है दोस्तों, एक संधि है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। न्यू स्टार्ट संधि समाचारों में रही यह संधि क्या है, तो कह रहा है कि यह संयुक्त राज्य अमेरिका तथा रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक महत्व की एक दोस्तों संधि है। ऑप्शन ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हम मार्क करेंगे। यह दोस्तों आगामी परीक्षा के दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। इसकी व्याख्या हम पढ़ेंगे। चलिए देखिएगा क्या कह रही है इस प्रश्न की व्याख्या। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं दोस्तों न्यू स्टार्ट संधि के बारे में। इंपॉर्टेंट है, देखिए न्यू स्टार्ट ट्रीटी क्या कहती है, देखिए इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। कह रहा दोस्तों कि न्यू स्टार्ट संधि यानी कि न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी से हम कहते हैं। इस पॉइंट को याद रखिएगा। फिर पढ़िएगा कि न्यू स्टार्ट संधि जिसे हम कहते हैं न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म रिडक्शन ट्रीटी, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक संधि है। और इस पर दोस्तों वर्ष 2010 में प्राग चेक गणराज्य में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने दोस्तों हस्ताक्षर किए थे। कह रहा है कि संधि ने दोस्तों 1991 की स्टार्ट संधि का स्थान लिया जो दिसंबर 2009 में समाप्त हो गई थी। फिर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है कि न्यू स्टार्ट संधि यानी कि जिसे हम कहेंगे न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, संयुक्त राज्य अमेरिका एवं रूसी संघ के बीच नाभिकीय शस्त्रों पर कटौती करने की द्विपक्षीय सामरिक संधि है। और इस पर दोस्तों वर्ष 2010 में प्राग चेक गणराज्य में दोनों देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने हस्ताक्षर किए थे। कह रहा है कि इस संधि ने दोस्तों 1991 की स्टार्ट संधि का स्थान लिया जो दिसंबर 2009 में समाप्त हो गई थी। ठीक है, चलिए इस पॉइंट को याद रखिएगा। न्यू स्टार्ट ट्रीटी दोस्तों आगामी परीक्षा की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ेंगे 5वें नंबर प्रश्न की तरफ जो कि हमारा 2011 में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। ठीक है, चलिए लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में दोस्तों यहाँ प्रश्न दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। चलिए देखते हैं। देखिए क्या कह रहा है दोस्तों कि भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यानी कि लुक ईस्ट पॉलिसी के संदर्भ में कुछ पॉइंट दिए गए हैं, उसको आप ध्यानपूर्वक देखेंगे। देखिए कि भारत की पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला पॉइंट ध्यानपूर्वक पढ़िएगा कि भारत दोस्तों क्या कह रहा है कि पूर्वी एशियाई मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट पढ़िएगा क्या कह रहा है। कह रहा है कि भारत दोस्तों शीत युद्ध समाप्त होने से उत्पन्न शून्य को क्या करना चाहता है, भरना चाहता है। और थर्ड पॉइंट कह रहा है कि भारत दोस्तों अपने दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध क्या करता है, पुनः स्थापित करना चाहता है। ठीक है, फिर पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है कि भारत की दोस्तों पूर्व की ओर देखो नीति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत दोस्तों पूर्वी एशियाई मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता है। सेकंड कह रहा है कि भारत दोस्तों शीत युद्ध समाप्त होने से उत्पन्न शून्य को क्या करना चाहता है, भरना चाहता है। थर्ड कह रहा है कि भारत अपने दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध पुनः स्थापित करना चाहता है। तो इस संदर्भ में दोस्तों याद रखिएगा सेकेंड पॉइंट हमारा गलत दिया गया है, जबकि फर्स्ट और थर्ड पॉइंट बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, तो फर्स्ट और थर्ड पॉइंट जो कि सही हैं हम फिर से एक बार पढ़ लेते हैं। देखिएगा, पहला पॉइंट कह रहा है कि भारत दोस्तों पूर्वी एशियाई मामलों में स्वयं को एक महत्वपूर्ण क्षेत्रीय नायक के रूप में स्थापित करना चाहता, यह पॉइंट हमारा बिल्कुल सही दिया गया है। थर्ड पॉइंट पढ़िएगा कि भारत दोस्तों अपने दक्षिण पूर्वी तथा पूर्वी एशियाई पड़ोसियों के साथ ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध को पुनः स्थापित करना चाहता है। तो इस प्रश्न के संदर्भ में फर्स्ट और थर्ड पॉइंट बिल्कुल सही दिए गए हैं और ऑप्शन बी हम इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे इस प्रश्न की व्याख्या की तरफ जो कि हमारी एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कह रहा है, इस प्रश्न की व्याख्या इंपॉर्टेंट है। चलिए लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में हम पढ़ेंगे। देखिएगा इंपॉर्टेंट है, छोटी सी व्याख्या दी गई है लेकिन इंपॉर्टेंट है। देखिए 1990 के पश्चात दोस्तों वैश्वीकरण के दौर में भारत की दोस्तों पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने पूर्व की ओर देखो नीति आरंभ की और इस नीति का प्रमुख उद्देश्य है पूर्वी एशियाई विशेषकर दोस्तों आसियान देशों के साथ न केवल आर्थिक वाणिज्यिक संबंध मजबूत करना बल्कि ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध पुनः स्थापित करना भी था। पूर्वी एशिया में दोस्तों चीन को प्रति संतुलित करना एवं पूर्वी एशियाई मामलों में भारत की भूमिका को मजबूत करना भी इसका उद्देश्य था। अतः कथन फर्स्ट और थर्ड हमारे क्या हैं, बिल्कुल सही दिए गए हैं। ठीक है, चलिए एक बार और पढ़ेंगे लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में कि 1990 के पश्चात दोस्तों वैश्वीकरण के दौर में भारत की पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने पूर्व की ओर देखो नीति आरंभ की। इस नीति का दोस्तों प्रमुख उद्देश्य है, याद रखिएगा, पूर्वी एशियाई विशेषकर आसियान देशों के साथ न केवल आर्थिक वाणिज्यिक संबंध मजबूत करना बल्कि ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक संबंध को पुनः स्थापित करना भी। पूर्वी एशिया दोस्तों में इसको पूर्वी एशिया में चीन को प्रति संतुलित करना एवं पूर्वी एशियाई मामलों में भारत की भूमिका को मजबूत करना भी इसका उद्देश्य था पूर्व की ओर देखो नीति का। ठीक है,
अतः कथन फर्स्ट और थर्ड हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे दोस्तों 2011 में पूछे गए छठे नंबर प्रश्न की तरफ, जो कि इंपॉर्टेंट है। देखिएगा क्या कह रहा है, 2011 में पूछा गया छठा नंबर प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। देखिए कह रहा दोस्तों कि भू युद्ध नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते दक्षिण पूर्वी एशिया लंबे अंतराल और समय से दोस्तों वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता आया है। इस वैश्विक संदर्भ की निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या सबसे क्या है प्रत्ययकारी है। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि भू युद्ध नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते दक्षिण पूर्वी एशिया लंबे अंतराल और समय से दोस्तों वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता आया है, और इस वैश्विक संदर्भ की निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या सबसे प्रत्ययकारी है। ठीक है, तो इस संदर्भ में ऑप्शन डी हम बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। याद रखिएगा ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा कि यह दोस्तों प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है, और उसका चरित्र दोस्तों क्या है, उत्कृष्ट समुद्रवर्ती है। फिर पढ़िएगा कि यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है, और उसका चरित्र दोस्तों उत्कृष्ट समुद्रवर्ती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे कि भू युद्ध नीति की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र होने के नाते दक्षिण पूर्वी एशिया लंबे अंतराल और समय से वैश्विक समुदाय का ध्यान आकर्षित करता आया है। इस वैश्विक संदर्भ की निम्नलिखित में से कौन सी व्याख्या सबसे प्रत्ययकारी है, तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे कि यह प्रशांत महासागर और हिंद महासागर के बीच स्थित है, और उसका चरित्र दोस्तों उत्कृष्ट समुद्रवर्ती है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। जो हमारा प्रश्न 6 दिया गया उसका बिल्कुल राइट आंसर ऑप्शन डी हम मार्क करेंगे, इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों अब बढ़ेंगे हम आगे के प्रश्नों की तरफ, देखेंगे आगे के प्रश्न हमारे क्या कह रहे हैं। सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा जो 16 जून 2024 को लगी हुई है उसकी दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसलिए सारे प्रश्नों को भी देखते चलिए, और साथ ही साथ में दोस्तों व्याख्या को भी आप लोग ध्यानपूर्वक देखते चलिए। ठीक है, और दोस्तों यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल उपदेशा क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और ऐसे ही लगातार पढ़ते रहें। हमारे चैनल की तरफ से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की आपको पूरी कोशिश की जाएगी। चलिए दोस्तों आगे के प्रश्नों की तरफ बढ़ेंगे, ध्यानपूर्वक देखिएगा। सारे प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए बढ़ेंगे आगे के प्रश्नों की तरफ। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखिएगा क्या कह रहा है। ठीक है, चलिए देखिए कह रहा दोस्तों कि दक्षिण पूर्वी एशिया यानी कि प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर के बीच अवस्थित क्या है, क्षेत्र है। ठीक है, फिर देखिएगा साउथ ईस्ट एशिया की बात कर रहा है। देखिए कि दक्षिण पूर्व एशिया दोस्तों प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर के बीच अवस्थित क्षेत्र है, और इसके दोस्तों अधिकांश देश समुद्री तट पर अवस्थित हैं। इसके कई देश द्वीपीय भी हैं। कह रहा है कि चीन का इस क्षेत्र में व्यापक प्रभाव है, एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की दोस्तों पाइवोट एशिया पैसिफिक नीति के कारण यह महत्वपूर्ण क्या है, भू रणनीतिक क्षेत्र है। यद्यपि दोस्तों विकल्प ए, बी और सी भी कुछ हद तक सही है, किंतु इनमें दोस्तों सर्वाधिक जो उपयुक्त विकल्प होगा वह होगा विकल्प डी। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, फिर से पढ़ेंगे कि दक्षिण पूर्वी एशिया दोस्तों प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर के बीच अवस्थित क्षेत्र है, और कह रहा है कि इसके अधिकांश देश दोस्तों समुद्री तट पर अवस्थित इसके हैं। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा कि इसके अधिकांश देश समुद्री तट पर क्या हैं, अवस्थित हैं, और इसके कई देश याद रखिए कि द्वीपीय भी हैं। ठीक है, चीन का इस क्षेत्र में दोस्तों व्यापक प्रभाव है, एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की पाइवोट एशिया पैसिफिक नीति के कारण यह महत्वपूर्ण भू रणनीतिक क्षेत्र है। यद्यपि दोस्तों विकल्प ए, बी और सी भी कुछ हद तक सही हैं, किंतु इनमें सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प हम ऑप्शन डी मार्क करेंगे। फिर पढ़िएगा कि दक्षिण पूर्वी एशिया दोस्तों ठीक है और प्रशांत महासागर एवं हिंद महासागर के बीच एक अवस्थित क्षेत्र है, और इसके अधिकांश देश समुद्री तट पर अवस्थित हैं। ठीक है, इसके कई देश द्वीपीय भी हैं, याद रखिएगा। चीन का इस क्षेत्र में व्यापक प्रभाव है, एवं संयुक्त राज्य अमेरिका की पाइवोट एशिया पैसिफिक नीति के कारण यह महत्वपूर्ण भू रणनीतिक क्षेत्र भी है। यद्यपि विकल्प ए, बी और सी भी कुछ हद तक सही हैं, किंतु इनमें सर्वाधिक जो उपयुक्त विकल्प हम मार्क करेंगे वह है ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए 2011 में पूछे गए 7वें प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। 2011 में पूछा गया 7वां प्रश्न इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। देखिए कह रहा है कि दोस्तों हाल ही में संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया समूह तथा वाशिनार व्यवस्था के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत के सदस्य बनाए जाने को समर्थन देने का निर्णय लिया। इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच दोस्तों अंतर या डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, फिर देखिएगा कि हाल ही में दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया समूह तथा वाशिनार व्यवस्था के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत के सदस्य बनाए जाने को समर्थन देने का निर्णय लिया। इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच क्या अंतर है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। तो चलिए पहला पॉइंट पढ़ते हैं
कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया समूह एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य निर्यातक देशों द्वारा रासायनिक तथा जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखिम को न्यूनीकृत करना है, जबकि वासेनार व्यवस्था OECD के अंतर्गत गठित औपचारिक समूह है जिसके समान दोस्तों क्या है लक्ष्य है। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया समूह एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य निर्यातक देशों द्वारा रासायनिक तथा जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखिम को न्यूनीकृत करना है, जबकि वासेनार व्यवस्था OECD के अंतर्गत गठित औपचारिक समूह है जिसके दोस्तों समान लक्ष्य हैं। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि ऑस्ट्रेलिया समूह के सहभागी मुख्यतः दोस्तों एशियाई, अफ्रीकी और उत्तरी अमेरिका के देश हैं, जबकि वासेनार व्यवस्था के सहयोगी मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरिकी महाद्वीपों के देश हैं। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि हाल ही में दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका ने ऑस्ट्रेलिया समूह तथा वासेनार व्यवस्था के नाम से ज्ञात बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण व्यवस्थाओं में भारत के सदस्य बनाए जाने को समर्थन देने का निर्णय लिया। इन दोनों व्यवस्थाओं के बीच क्या अंतर है? तो पहला पॉइंट पढ़िएगा कि ऑस्ट्रेलिया समूह क्या है, एक अनौपचारिक व्यवस्था है जिसका लक्ष्य निर्यातक देशों द्वारा रासायनिक तथा जैविक हथियारों के प्रगुणन में सहायक होने के जोखिम को न्यूनीकृत करना है, जबकि वासेनार व्यवस्था OECD के अंतर्गत गठित अनौपचारिक क्या है, एक औपचारिक समूह है जिसके दोस्तों समान लक्ष्य हैं। सेकंड पॉइंट पढ़िए कि ऑस्ट्रेलिया समूह के सहभागी मुख्यतः एशियाई, अफ्रीकी और उत्तरी अमेरिका के देश हैं, जबकि वासेनार व्यवस्था के सहभागी मुख्यतः यूरोपीय संघ और अमेरिकी महाद्वीपों के देश हैं। ठीक है, तो इसमें जो ऑप्शन मार्क करेंगे वह है ऑप्शन डी, यानी कि दोनों ही पॉइंट हमारे इस संदर्भ में ऑस्ट्रेलिया समूह और वासेनार व्यवस्था के संदर्भ में गलत दिए गए हैं। ठीक है, इसकी व्याख्या इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा क्या कह रहे हैं इस प्रश्न की व्याख्या। ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया है। चलिए पढ़ेंगे, व्याख्या इंपॉर्टेंट है, देखिए। कह रहा दोस्तों ऑस्ट्रेलिया समूह और वासेनार व्यवस्था से संबंधित कुछ तथ्य दिए गए हैं, उनको ध्यानपूर्वक देखिएगा। पहला पॉइंट पढ़ेंगे, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि दोस्तों ऑस्ट्रेलिया समूह उन देशों का सहकारी और स्वैच्छिक समूह है जो सामग्रियों, उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित करते हैं ताकि रासायनिक और जैविक हथियारों के विकास या अधिग्रहण में इसका प्रयोग ना किया जा सके। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया समूह दोस्तों उन देशों का सहकारी और स्वैच्छिक समूह है जो सामग्रियों, उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित करते हैं ताकि रासायनिक और जैविक हथियारों के विकास या अधिग्रहण में इसका प्रयोग ना किया जा सके। अगला पॉइंट पढ़िएगा कि इसका यह नाम इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने यह समूह बनाने के लिए पहल की थी और वही इस संगठन के सचिवालय का प्रबंधन देखता है। ठीक है, दोनों पॉइंट फिर पढ़ेंगे कि ऑस्ट्रेलिया समूह उन देशों का सहकारी और स्वैच्छिक समूह है जो सामग्रियों, उपकरणों और प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित करते हैं ताकि रासायनिक और जैविक हथियारों के विकास या अधिग्रहण में इसका प्रयोग ना किया जा सके। फिर कह रहा है कि इसका यह नाम इसलिए है क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने यह समूह बनाने के लिए पहल की थी और वही इस संगठन के सचिवालय का प्रबंधन देखता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा क्या कह रहा है। कह रहा दोस्तों कि ईरान इराक युद्ध जो कि 1984 में हुआ था, जब इराक ने रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया, 1925 जिनेवा प्रोटोकॉल का उल्लंघन, तब रासायनिक व जैविक हथियारों के आयात निर्यात और प्रयोग पर नियंत्रण करने के लिए 1985 में इस समूह का गठन किया गया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया समूह का। ठीक है, फिर देखिएगा कह रहा है कि ईरान इराक युद्ध 1984 में जब इराक ने दोस्तों रासायनिक हथियारों का प्रयोग किया, 1925 जिनेवा प्रोटोकॉल का उल्लंघन, तब दोस्तों रासायनिक व जैविक हथियारों के आयात निर्यात और प्रयोग पर नियंत्रण करने के लिए 1985 में इस समूह का गठन किया गया, यानी कि ऑस्ट्रेलिया समूह का। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखिएगा। चलिए आगे के पॉइंट देखेंगे क्या दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ध्यानपूर्वक देखिएगा। ठीक है, चलिए देखिए, पढ़िएगा दोस्तों ध्यानपूर्वक। कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया समूह के सभी सदस्य देश दोस्तों रासायनिक हथियार सम्मेलन और जैविक हथियार सम्मेलन का अनुसमर्थन करते हैं। ठीक है, कह रहा है कि ऑस्ट्रेलिया समूह के सभी सदस्य देश रासायनिक हथियार सम्मेलन और जैविक हथियार सम्मेलन का अनुसमर्थन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि वासेनार व्यवस्था की स्थापना दोस्तों 1996 में वासेनार यानी कि नीदरलैंड में की गई और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रेलिया में या ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि वासेनार व्यवस्था की स्थापना 1996 में वासेनार नीदरलैंड में की गई थी और इसका मुख्यालय वियना ऑस्ट्रिया में है। फिर पढ़िएगा कि वासेनार व्यवस्था की स्थापना 1996 में वासेनार नीदरलैंड में की गई थी और इसका मुख्यालय याद रखिए वियना ऑस्ट्रिया में है। ठीक है, कह रहा है कि परंपरागत हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तु और प्रौद्योगिकी के निर्यात पर नियंत्रण रखना और दोस्तों परमाणु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के दुरुपयोग जैसे सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में इस्तेमाल को रोकना इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। फिर पढ़िएगा कि परंपरागत हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तु और प्रौद्योगिकी के निर्यात पर नियंत्रण रखना और परमाणु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के दुरुपयोग जैसे सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में इस्तेमाल को रोकना इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। एक बार और पढ़ेंगे
कि परंपरागत हथियारों और दोहरे उपयोग वाली वस्तु और प्रौद्योगिकी के निर्यात पर नियंत्रण रखना और परमाणु प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के दुरुपयोग जैसे सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने में इस्तेमाल को रोकना इसके प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है। तो दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया समूह और वासेनार एग्रीमेंट से संबंधित ये सारे पॉइंट आप लोग ध्यानपूर्वक याद रखेंगे, क्योंकि पूर्व वर्ष की परीक्षाओं में भी इससे संबंधित कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगामी वर्ष की परीक्षाओं में भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए ध्यानपूर्वक आप लोग यह तथ्य दोस्तों याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे 2011 में पूछे गए 8वें नंबर प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है हमारा 2011 में पूछा गया 8वां प्रश्न। पढ़िएगा, इंपॉर्टेंट है, देखिए। कह रहा दोस्तों कि भारत ने दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या या व्याख्याएं हो सकती हैं? फिर पढ़िएगा कि भारत ने दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संबंध तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या या व्याख्याएं हो सकती हैं? ठीक है, तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा, यानी कि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली दोस्तों मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि भारत ने दोस्तों दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ अपने आरंभिक सांस्कृतिक संपर्क तथा व्यापारिक संबंध बंगाल की खाड़ी के पार बना रखे थे। निम्नलिखित में से कौन सी बंगाल की खाड़ी के इस उत्कृष्ट आरंभिक समुद्री इतिहास की सबसे विश्वसनीय व्याख्या या व्याख्याएं हो सकती हैं? ठीक है, तो ऑप्शन सी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस प्रश्न की व्याख्या की तरफ बढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है इस प्रश्न की व्याख्या। देखिए, कह रहा है कि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। इसी वजह से भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ बेहतर संबंध थे। ठीक है, फिर पढ़िएगा कि बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने समुद्री यात्राओं को सुगम बना दिया था। इसी वजह से भारत के दक्षिण पूर्वी एशिया के साथ बेहतर संबंध थे। ठीक है, तो पहला पॉइंट पढ़िएगा क्या कह रहा है कि समुद्री इतिहास में भारत को अपने व्यापार रहस्य के कारण अग्रता प्राप्त थी। फिर देखिएगा कि समुद्री इतिहास में भारत को अपने व्यापार रहस्य के कारण दोस्तों क्या है, अग्रता प्राप्त थी। स्ट्रैबो कहता है कि भारतीयों को कुछ ऐसा रहस्य पता है जो हम ग्रीकों को नहीं पता। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने भारत के दक्षिण व दक्षिण पूर्व एशिया के संबंधों को सुगम बना दिया था। इसी वजह से भारत इस क्षेत्र में व्यापार में अग्रणी था। फिर पढ़िएगा कि समुद्री इतिहास में भारत को अपने व्यापार रहस्य के कारण अग्रता प्राप्त थी। स्ट्रैबो कहता है कि भारतीयों को कुछ ऐसा रहस्य पता है जो हम ग्रीकों को नहीं पता। बंगाल की खाड़ी में चलने वाली मानसूनी हवाओं ने भारत के दक्षिण व दक्षिण पूर्वी एशिया के संबंधों को सुगम बना दिया था। इसी वजह से भारत इस क्षेत्र में व्यापार में अग्रणी था। इस पॉइंट को याद रखिए। सेकेंड और थर्ड पॉइंट देखिएगा। देखिए, प्राचीन काल में भारत में दोस्तों नौका निर्माण की श्रेष्ठ तकनीक थी, परंतु मध्यकाल आते आते यह विशिष्टता जाती रही। अतः कथन ये पूर्णतः सत्य नहीं है। फिर पढ़िएगा कि प्राचीन काल में भारत में नौका निर्माण की श्रेष्ठ तकनीक थी, परंतु मध्यकाल आते आते यह विशिष्टता जाती रही। अतः कथन ये हमारा पूर्णतः सत्य नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट पढ़िएगा कि दक्षिण भारत में शासकों ने सदा दोस्तों ब्राह्मण पुजारियों, भिक्षुओं व व्यापारियों को प्रोत्साहन नहीं दिया। अतः कथन बी हमारा क्या है, गलत है। कह रहा है कि दक्षिण भारत में शासकों ने सदा ब्राह्मण पुजारियों, भिक्षुओं व व्यापारियों को प्रोत्साहन नहीं दिया। अतः इसी दृष्टि से कथन बी हमारा क्या है, गलत है। चलिए अब बढ़ेंगे 2011 में पूछे गए 9वें नंबर प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट है, देखिएगा क्या कह रहा है। 2011 में पूछा गया 9वां प्रश्न, पढ़िए। कह रहा है कि सरकार के दोस्तों समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन कौन से कार्य सहायक साबित हो सकता है या हो सकते हैं? ठीक है, तो पहला पॉइंट कह रहा है कि स्वयं सहायता समूह हो, यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप को प्रोत्साहन देना। दूसरा कि सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देना। और थर्ड कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना। ठीक है, तो इसमें बिल्कुल राइट आंसर मार्क करेंगे। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। इस पॉइंट को याद रखिएगा। प्रश्न पढ़िएगा कि सरकार के समावेशित वृद्धि लक्ष्य को आगे ले जाने में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कार्य सहायक साबित हो सकता है या हो सकते हैं? तो पहला पॉइंट कह रहा है कि स्वयं सहायता समूहों यानी कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को प्रोत्साहन देना। सेकंड की सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को प्रोत्साहन देना। थर्ड कह रहा है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू करना। ठीक है, तो ऑप्शन डी हम लोगों ने बिल्कुल राइट आंसर मार्क किया, यानी कि दोस्तों इस संदर्भ में तीनों ही पॉइंट हमारे सही दिए गए हैं। चलिए अब इस प्रश्न की व्याख्या को हम ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, देखेंगे क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट है, पढ़िएगा। कह रहा है कि समावेशित वृद्धि यानी कि दोस्तों इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहा है। इसका आशय है कि विकास के लाभों का समतामूलक वितरण करने के लिए समाज के बहिष्कृत वर्ग के साथ साथ अन्य वर्गों की विकास की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित
करना। ठीक है, फिर पढ़िएगा इंक्लूसिव ग्रोथ के बारे में। कह रहा है कि इसका आशय है कि विकास के लाभों का समतामूलक वितरण करने के लिए समाज के बहिष्कृत वर्ग के साथ साथ अन्य वर्गों की विकास की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना। समावेशी विकास का व्यापक अर्थ है कि सरकार सभी के विकास के लिए योजना कार्यक्रमों के स्तर पर पहल करे और लोग विकास प्रक्रिया से जुड़ने की पहल करें। इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार विकास सहभागिता के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। फिर पढ़िएगा कि समावेशित वृद्धि का आशय है दोस्तों विकास के लाभों का समतामूलक वितरण करने के लिए समाज के बहिष्कृत वर्ग के साथ साथ अन्य वर्गों की विकास की प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना। और समावेशी विकास का व्यापक अर्थ है सरकार सभी के विकास के लिए योजना कार्यक्रमों के स्तर पर पहल करे और लोग विकास प्रक्रिया से जुड़ने की पहल करें। इसी दृष्टिकोण के साथ सरकार विकास सहभागिता के सिद्धांत पर कार्य कर रही है। इस पॉइंट को याद रखिएगा। ठीक है, तो इसी प्रश्न को कंप्लीट करने के साथ ही दोस्तों इस पूरी पुस्तक को हम लोगों ने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों यह दृष्टि पब्लिकेशन की पुस्तक थी दोस्तों, जिसमें हमारे 2023 से लेकर 2011 तक जितने भी सब्जेक्ट हैं यूपीएससी पीटी में दोस्तों, उन सारे सब्जेक्टों की पूरी तरीके से विस्तृत व्याख्या दी गई थी पूर्व वर्षों के प्रश्नों के साथ। ठीक है, तो इसमें सारे सब्जेक्ट दोस्तों हम लोगों ने इतिहास में जितने भी हमारे एशिएंट, मिडिवल, मॉडर्न, इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को, इकोलॉजी के प्रश्नों को दोस्तों, इकोनॉमिक्स के प्रश्नों को, ठीक है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के प्रश्नों को और मिसलेनियस यानी कि विविध के प्रश्नों को, जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्नों को हम लोगों ने पूरी तरीके से प्रश्न के साथ साथ पूरी व्याख्या के साथ पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है दोस्तों। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक जिन दोस्तों ने इन प्रश्नों को हल ना किया हो उन सारे प्रश्नों को आप लोग हल करें, क्योंकि 16 जून 2024 को जो हमारी परीक्षा लगी हुई है उसकी दृष्टि से ये सारे पीवाईक्यू दोस्तों हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, साथ ही साथ में हम लोगों ने व्याख्या भी कवर कर लिया है। ठीक है, यूपीएससी में दोस्तों प्रश्न तो नहीं रिपीट करते हैं, लेकिन इन प्रश्नों की व्याख्या से काफ़ी फैक्ट आपको मिल जाएंगे जो आगामी परीक्षा में आपके लिए काफ़ी सहायक साबित होंगे। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को दोस्तों तैयार करते चलें। परीक्षाएं दोस्तों निकट में हैं, ध्यानपूर्वक लगातार दोस्तों रिवीजन करते रहें। ठीक है, क्योंकि दोस्तों जितना ही रिवीजन करेंगे ये प्रश्न आपको बार बार रिपीट होंगे और पूरी तरीके से आपके दोस्तों ये क्या हो जाएंगे, आपके दोस्तों मेमोरी में कंठस्थ हो जाएंगे ये सारे प्रश्न। ठीक है, तो ध्यानपूर्वक सारे प्रश्नों को आप लोग हल करें। 16 जून 2024 को दोस्तों हमारी परीक्षा लगी हुई है, ध्यानपूर्वक दोस्तों तैयारी करते रहें और परीक्षा को पूरी ध्यानपूर्वक तरीके से अटेम्प्ट करें दोस्तों। तब तक के लिए हमारे तरफ से दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। लगातार पढ़ते रहें दोस्तों, परीक्षाएं पास में लगी हुई हैं। ठीक है, हमारे चैनल उद्देश्य क्लासेस 91 को जरूर सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल की तरफ से लगातार आपको अच्छा से अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश की जाएगी दोस्तों। तब तक लगातार पढ़ते रहें। ठीक है दोस्तों, हमारे तरफ से जय हिंद, जय भारत दोस्तों।